आप भी सोचते होंगे कि जब आप बच्चे थे तब से ये सुन रहे हैं कि किस तरीके से देश की आबादी को कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए तमाम अभियान भी चलाए गए, आज भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आबादी उसी तेजी से बढ़ रही है। देश तो आगे बढ़ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन साथ ही साथ में आबादी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। कितनी चुनौतियां लाएगी, बड़ा सवाल है। देश की आबादी बढ़ रही है, चीन को हम पहले ही पछाड़कर 144 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। जाहिर है धरती तो बढ़ नहीं रही है, ऐसे में तमाम सुविधाएं जो हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसमें तो इजाफा हो नहीं सकता। तमाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आबादी पर नियंत्रण रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है। जनसंख्या विस्फोट खतरे की मुनादी किस तरह से है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट। देश की आबादी 144 करोड़ के पार पहुंच गई है। मतलब आबादी सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। जाहिर है ये बढ़ती आबादी खतरे की मुनादी है। आबादी में चीन को 30 लाख से ज्यादा पछाड़कर हम आगे तो चले गए हैं, लेकिन क्या बढ़ती आबादी के खतरे को लेकर हम तैयार भी हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई याद दिलाने आ गई है। हालात ये है कि दुनिया की आबादी 2030 तक 8.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2050 में 9.7 अरब और 2100 तक 10.4 अरब तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं अगर अपने देश की बात करें तो साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि साल 2011 और 2036 के बीच के 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि भारत में ज्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे जा रही है। बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर भी दबाव बढ़ जाएगा, लिहाजा नीति निर्माण को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बेरोजगारी से समस्या बढ़ेगी। रोजगार की कमी से आर्थिक असमानता और गरीबी बढ़ेगी। सामाजिक अशांति का खतरा, शिक्षा और कौशल विकास भी एक अहम चुनौती होगी। पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगेंगी। वनों की कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बड़ी समस्या होगी। जाहिर है इससे पार पाना होगा, मतलब जनसंख्या पर लगाम लगानी होगी, तभी बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चीन ने बहुत प्रयास किए थे और वन चाइल्ड पॉलिसी भी लेकर आया था, लेकिन ये बड़ी क्रूरतापूर्ण थी। इससे जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलेंगी और सचमुच रोंगटे खड़ी कर देती हैं कि किस तरह का दौर एक समय पर चीन में रहा होगा। लेकिन अब देश में भी आवाज उठ रही है कि कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या पर एक ऐसा ही बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। सुनिए क्या कहा। आज जो भारत पूरे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गया है। और मैं समझता हूं कि चाइना अगर 79 में वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो शायद आज 60 करोड़ लोग अधिक होते, तो वो शायद उनके संसाधन भी काम नहीं करता। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ रहेगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आकाश जिंदल बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर मदन गोपाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विशेष स्वागत करता हूं उनका, नीति आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। आपका भी डॉक्टर गोपाल मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आकाश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बहुत हम व्यावसायिक और बजट इन सारे मुद्दों पर तो बात करते रहते हैं, लेकिन जब जनसंख्या की बात आती है तो ये ऐसा मसला है, इसकी चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या करें ये समझ नहीं आता। जैसा मैं अभी इंट्रोडक्शन में बोल भी रहा था कि वन चाइल्ड पॉलिसी या एकदम चाइना से कंपेयर किया जाता है, लेकिन उनका तौर तरीका ही अलग है। वहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। और भारत की खूबसूरती है, लोकतंत्र पहले है और यहां पर हर आदमी को स्वतंत्रता है। तो ऐसे में पहला कमेंट तो इसी से ओपन करते हैं कि आपको लगता है कि कभी कोई पॉलिसी, कोई कानून बनाकर इस पर लगाम लगाई जा सकती है? प्रवीण जी, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसका जो है बेसिस, इसका बैकड्रॉप दिया है। इससे एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगा और दर्शकों के लिए समझना भी इजी हो जाएगा। देखिए, आपने एक चीज कही
कि जनसंख्या कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, पहले तो जनसंख्या के कुछ फायदे भी हैं, वो गिना दूं। फायदे ये है, कंजम्पशन बढ़ रही है, यहाँ पे परचेजिंग बढ़ रही है, जिससे इकोनॉमी चल रही है। साथ ही साथ बार बार कहते हैं हम, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, हिंदुस्तान ज्यादा युवा है, उससे काम करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन जनसंख्या अब देश के संसाधनों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। सड़कों पे गाड़ी नहीं चलती है, नदियों में पानी कम हो रहा है, हर तरह के रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो अब उसको कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, उसका क्या तरीका है? एक तरीका तो जो था चाइना का, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, वो डंडा पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं हर चीज पे। और एज यू वेरी राइटली सेड, उस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कई दिक्कतें, कई तकलीफें, कई दिल टूटे थे, बहुत कुछ हुआ था उसकी वजह से। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जैसा देश है, जैसे हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हालांकि आकाश जी, मैं याद दिला दूं, हमारे यहाँ ये प्रयास हो चुका, आपको संजय गांधी भी याद दिलाता चलूं, फिर आगे इसको बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई, मदन गोपाल जी भी हंस रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जिसको आज भी याद किया जाता है और उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो एक ऐसा प्रयास या असफल प्रयास किया भी गया है यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ कहता हूं, मेरा यहाँ मानना है, मोटिवेट किया जाए लोगों को, कॉन्सेप्ट लाया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को हाथ में हाथ मिला के आगे चला जाए कि आपके लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना ना आपके लिए अच्छा है ना देश के लिए। इंसेंटिव्स रखे जाएं, जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को साथ लेके चला जाए, लोगों को ये इंपोज ना किया जाए कि आप 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। उनको समझाया जाए, उनको काउंसल किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। अच्छा आकाश जी, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए तो विस्तार से समझने की बात है। और डॉक्टर गोपाल जैसे हमारे साथ में अगर गेस्ट हैं जो कि नीति आयोग के सलाहकार रह चुके हैं, तो उनसे नीति निर्धारण या कोई भी पॉलिसी के बारे में जब बात होती है तो किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? ऐसा नहीं है डॉक्टर मदन गोपाल की इसके प्रयास नहीं किए गए। मैं जितना मुझे याद आता है कि इंसेंटिव जैसा था कि 2 बच्चे अगर हो, 3 बच्चे किसी के हो जाते हैं तो खास तौर पर राजनीति में इस तरह के प्रयोग किए गए। और फिर 2 बच्चे हों तो क्या होना चाहिए, उनको क्या कुछ एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, जैसी कुछ कोशिशें की गई। ये कितनी व्यावहारिक दिखाई पड़ती हैं और क्या आने वाले दिनों में इस पर सचमुच कुछ विचार किया जाएगा या जैसा चल रहा है उसी में जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे बस? तो प्रवीण जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आज जनसंख्या दिवस मनाते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उस पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि इसके बारे में 1940 से ही प्रयास चालू हो गए। एक समिति बनी थी, फिर एक 52 में आपकी पॉपुलेशन कमेटी बनी। इंडिया पहला देश है जिसने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम लोग उस समय से प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें। तो उससे काफी क्रमशः बहुत, जैसे आपने बताया कि हमारे दो वो नारे भी चले, जबरदस्ती किसी ने लगा कि हमें स्टरलाइजेशन करना है, वो वाले भी करके देखें। फिर बाद में जो समझ बनी, जो नीति में समझ बनी कि हमें वॉलंटरी वाला छोड़ना नहीं चाहिए, एक कैफेटेरिया अप्रोच अपनाते हुए वॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट करें। आपने देखिए कि जो प्रयास करते थे पहले, हमारे जो पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बहुत प्रयास करते थे, लोगों को फैमिली प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस, जो स्पेसिंग मेथड्स के बारे में बताते थे, तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज ये है कि अगर एक हाका लगता है गांव में कि आज यहाँ पे शिविर लगने वाला है और वहां पे पंजीयन अपने आप स्वतः हो जाता है, ये इतनी जागरूकता आई है। लेकिन साथ साथ जब 2000 की हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनी है, उसमें फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर के अलावा हम लोग ने महिला के स्वास्थ्य के बारे में, टीकाकरण के बारे में और चाइल्ड हेल्थ के बारे में काफी वो बात किया, प्लस एम्पावरमेंट के बारे में बात किया। तो इसमें जबरदस्ती नहीं है। साथ साथ जो आपके दूसरे बिंदु है, अगर आप उसमें लोगों का विश्वास ला पाते हैं तो धीरे धीरे अपनाने लगे हैं लोग। अब आप देखेंगे जो हम लोग का लक्ष्य था, आपका जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, टोटल फर्टिलिटी रेट का जो लक्ष्य था, उसमें 22 राज्य करीब करीब उसको प्राप्त कर चुके हैं जी। तो ये एक सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, जो कि डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो भी इस पैनल का हिस्सा बन गए हैं। तो डॉक्टर श्रीवास्तव का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस हेल्थ इश्यूज की बात की, डॉक्टर श्रीवास्तव आपका स्वागत है।
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर यह चर्चा आई कि यहां पर हम चाइना की भी देखते हैं, उसने कई पॉलिसीज अपनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, बहुत क्रूरता की गई। उसके बाद में स्थितियां जो है आज ऐसी हो गई हैं कि चाइना में प्रोडक्टिविटी की दिक्कत हो गई, चाइना में एजिंग की प्रॉब्लम हो गई, चाइना सबसे बूढ़ी आबादी वाला देश बन गया, भारत सबसे युवा आबादी का देश है। ऐसा कोई समाधान हो सकता है कि हम पॉपुलेशन को भी बैलेंस करके चलें और भविष्य को भी सुरक्षित रखते हुए चलें? मेरे से सवाल है ना? जी जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे। अर्जुन जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देना चाहता हूं। 2012 से 2016 तक मैंने सिर्फ जनसंख्या पे ही काम किया था अपने रिटायरमेंट के बाद। जी। मेरे पास 8 प्रदेश थे हिंदुस्तान के, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश भी थे। और उस समय हमारे पास एक बहुत फ्रेगमेंटेड सिस्टम था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का। तो जो बिंदु मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि उन 4 साल में मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन रहा था वो ये था कि पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत ही सुपरफिशियल होता है, पॉलिसी ड्रिवन, एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट प्रोवाइडिंग उसकी नेचर नहीं होती है। कंप्रोमाइजेस इसमें एक स्टैंडर्ड है, एक्सेप्शंस नहीं है। और अगर आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता नहीं भी पड़ती और प्रिज्यूम किया जाता है कि इससे हमारा सिस्टम जो है इंटैक्ट रहेगा, तो वो कंप्रोमाइजेस होने आराम से संभव है। 4 साल काम करने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला था। इसके कहने के बाद मैं 2 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। कि जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की उस समय से आज तक बढ़ी है, 2012 से लेकर के 2024 के बीच में, तो वो पॉपुलेशन तकरीबन आप ये समझिए कि 30 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो चुकी है। समय है 12 साल। जब मैंने वर्क किया था तो उस समय इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़ हर 2-3 साल पे उत्तर प्रदेश में ऐड हो रही है जी। तो ये सारी फिगर ये बताती है कि नंबर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की अचीवमेंट ऑफ द TFR। हम TFR की वो वैल्यू अचीव कर लेते हैं कि हमारा जो TFR का टारगेट था वो अचीव हो गया। वो वुमेन हेल्थ के लिए अच्छा है, सर्वाइवल ऑफ द चिल्ड्रन के लिए अच्छा है, बट अंततः जो आपके सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है बाय नंबर्स, उसको नहीं मैच करता। तो हमें नंबर नहीं इग्नोर करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये नंबर लगातार बढ़ रहा है और जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से किसी भी प्रकार से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम उसको सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा कंजम्पशन पैटर्न ये बड़ी, ये मैं आपको बहुत क्षमा के साथ रोक रहा हूं क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं ये मेरे लिए एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, और दर्शक भी जब इसको सुन रहे होंगे, आप तो सीधे उस चीज से जुड़े रहे हैं, उन पॉलिसीज को बनाया है, तो क्या किया जाए? डॉक्टर गोपाल, आपसे शुरुआत करता हूं। अब हम थोड़ा संक्षेप में जाएंगे और मैं चाहूंगा कि अभी जो दर्शक सुन रहे हैं वो एक जागरूकता की तरह भी ये सेगमेंट जाए, क्या कदम उठाए जाए। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि पॉलिटिकल से ज्यादा हम देखते हैं कि लोगों में जागरूकता, और उसको और समझूंगा मैं विस्तार से कि वो एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन क्या किया जाए? एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भरोसा लेकर आया जाए, क्योंकि 2000 की जो नीति बनी थी हमारी, उसमें परिवार कल्याण के अलावा हम लोगों ने महिला के स्वास्थ्य के बारे में बात किया, टीकाकरण के बारे में बात किया, उसके बाद एम्पावरमेंट के बारे में बात किया। अगर जब तक कि अगर एक बार विश्वास पैदा होगा तो स्वतः से ही वो परिवार नियोजन या उसके वेलफेयर के बारे में सोचने की बात करेंगे। जब तक कि, क्योंकि अभी भी हमारे जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पहुंच नहीं पाए हैं, बहुत सारी जो एक्सेस के जो इश्यूज हैं कहीं कहीं पे वो हैं, उसके कारण क्या है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो हम लोग ने बात करी थी अभी भी 100% नहीं हो पाई है। 2010 में हमें करनी थी, हम लोग पहुंच नहीं पाए। जब तक कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसको सुरक्षा की अगर कोई गारंटी नहीं रहती है तो पीपल विल ट्राई। और उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हो गई है कि आपकी जो आयु भी बढ़ती है और मृत्यु दर काफी कम हो गई है, इसको भी एक हो गई है। जी जी। लेकिन इसके पैराडॉक्स के बीच में, क्या अगर सिस्टम के ऊपर थोड़ा भरोसा और
तो परसेप्शन थोड़ा चेंज होने लगेगा, तो स्वतः से आएगा। तो जी। स्टेबलाइजेशन तो मोरलेस आंकड़ों के हिसाब से हो गया, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर जो ऐड हो रहे हैं हर साल, तो वो उस पे जब तक कि कमी नहीं आएगी वो स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। तो ये ठीक। हमारे ऊपर चैलेंज रहेगा आने वाले दिनों में। आकाश जी, इस पर पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, कई पॉलिटिकल मुद्दों पर भी आपसे बात होती है, लेकिन क्योंकि अभी ये आप समझ रहे हैं कि पैनल से कितनी महत्वपूर्ण बातें निकल सकती हैं, फिर भी ये कहा जाता है, इसको आपने देखा राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा किस तरह की जागरूकता, क्योंकि ये कहां पर जागरूकता फैलाई जाए, और जितने प्रयास हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कितना लंबा समय उन्होंने इसके लिए कार्य किया है, इसके बावजूद हम एक रैपिड ग्रोथ, पिछले 12 साल का उन्होंने जो आंकड़ा दिया 30 करोड़ का, वो ये बताता है कि किस तेजी से ये जनसंख्या जो है बढ़ रही है। क्या करें, कौन सा बहुत ही सेफ और सही तरीका हो सकता है जिसमें आप वो संजय गांधी को भी याद ना करें दोबारा, चाइना जैसा भी कोई कदम ना उठाना पड़े आपको? अवेयरनेस, लोगों के मन से अपने आप बात निकले कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने। हमें लोगों को साथ लेके चलना है, उन्हें कम्युनिकेट करना है, उनको समझाना है उनके अपने फायदे में नहीं है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अगर उनके मन से ये आवाज निकलेगी तो किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट ही रहेगी ना, तो इमरजेंसी के केस में जो कुछ केस में हुआ था ऐसी चीजें होंगी, ना ही कोई और फोर्स चाहिए होगी, ना ही उस केस में इंसेंटिव चाहिए होंगे। तो लोगों को हमने अवेयर करना है, इन्फॉर्म करना है, और इस तरीके से इन्फॉर्म करना है उनके अपने मन से, अंदर से डिजायर निकले कि हाँ ज्यादा बच्चे पैदा करना उनके लिए कैसे नुकसानदेह है, उनको बताना है। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 1996 मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, कनॉट प्लेस से रोहिणी जाता था अपने घर पे। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फ्लाईओवर्स नहीं थे, सड़कें इतनी ब्रॉड नहीं थी। इट यूज्ड टू टेक 50 मिनट्स। आज 2024 वही कनॉट प्लेस से रोहिणी जाता हूं, फ्लाईओवर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइम क्या लगता है? 2 से 2.5 घंटे। हालात ये हैं कि मेट्रो भी जो राजीव चौक से कश्मीरी गेट जाती है शाम को 7 बजे, कई बार इतनी भीड़ हो जाती है कि अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो लोगों को अवेयर कराना है, लोगों को बताना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रवीण जी ये शो करके, इसी तरीके से मीडिया के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है, अवेयरनेस पैदा करनी है। जिंदल जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ये बात सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। मैं तो कहता हूं साहसी हैं आप लोग, जो इतना मैं तो हाथ खड़े कर देता हूं कि मैं इतना ट्रैवल कर ही नहीं सकता हूं, और दिल्ली में ट्रैवल करना यानी दूसरे गांव जाओ वो आसान पड़ेगा आपको। लेकिन ये बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, संसाधनों का उपयोग है, कंपटीशन है, रोजगार है, जिस पहलू को देखेंगे वो जनसंख्या से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्योंकि आप इस पर बहुत काम करते रहे, बड़े जिम्मेदार पद पर आप रहे, ऐसा नहीं कि पहले जागरूकता के प्रयास नहीं किए गए। हम भी देखते आए, दीवारों से लेकर हर तरीके, चाहे उस पर स्लोगन्स लिखना हो, हम दो हमारे दो, ये कब से सुनते हैं, हमारी पैदाइश के पहले से ये सारे मिशन चल रहे हैं। इसके बावजूद कैसे हम कन्वे करने में थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं, या व्यवहारिक धरातल पर ये सारे प्रयास आपको कहां दिखाई देते हैं, कहां कमी दिखाई देती है? ये जागरूकता, जहां तक जागरूकता का सवाल है, तो मुझे पिंच ऑफ साल्ट लेना पड़ेगा कि हमने जागरूकता के लिए जितना काम किया है उससे ज्यादा करने की संभावनाएं नहीं है हमारे लिए। जो उस पे हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे न्यूली मैरिड कपल के ऊपर टेक्नोलॉजी यूज करके जो जागरूकता कर सकते हैं हम वो करें, क्योंकि हमारा टीएफआर आ गया है उस लेवल पे जिस लेवल पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरत है। तो ये जागरूकता के नाम पे चीजों को डिले करना मेरी समझ के हिसाब से कोई बहुत अच्छी नीति नहीं है, जबकि एक विस्फोटक स्थिति। दूसरी चीज, हमें डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट, सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, कोई कड़ा कानून, कोई कड़ी पॉलिसी होना चाहिए, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं इस तरफ नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि हम डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, और पॉलिसी निर्धारण करना डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में एक जन भागीदारी द्वारा किया गया निर्णय होना चाहिए, जिसके अंदर जितना वाजिब स्कोप एडवोकेसी का है वो उसको किसके लिए करना चाहिए वो आना चाहिए, और जितना वाजिब स्टेप लेजिस्लेशन का है वो भी आना चाहिए। ओवर एंड अबव द पॉलिटिकल थिंग्स, ओवर एंड अबव द अदर फैक्टर्स विच आर देयर। मैंने जब काम किया था, मैंने 9 इश्यू पे काम किया था, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, घर, ऐसे 9 सब्जेक्ट थे। उस समय जो उसकी स्थिति थी और आज जो उसकी स्थिति है, जो बरतने वाले हैं वो जानते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये हमें
एक ऐसे लेवल में पहुंचा चुकी हैं कि हम ट्रांसपोर्ट यूज करने में कहते हैं कि यार इतनी आबादी बढ़ गई, कहाँ से हम घर पहुंचे। ठीक है। हम पानी के लिए कहते हैं जी। पानी नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर ओवरलोड। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्योंकि समय बड़ा सीमित रहता है इसलिए रोक रहा हूं, आप बड़ी महत्वपूर्ण। और जिंदल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब मैं क्लोज करने जा रहा हूं। देखिए, मेरे हिसाब से कॉन्शियस ड्राइव बहुत बहुत जरूरी है और उसे डिले ना किया जाए। डिले ना करके लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को समझाया जाए कैसे उनके लिए जरूरी है, और खासकर गांव देहात में जो हमारे भाई बहन है उनको कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, वही मेरा सवाल था। और श्रीवास्तव जी तो इस पर काम भी कर चुके हैं और इसमें बड़े प्रयास किए गए। और कॉन्शियसली हम कितना समझ पाते हैं इसको, सब लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए और फिर उस हिसाब से क्या लेजिस्लेटिव रूल्स हो सकते हैं या क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी।